हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का असेसमेंट वर्कशीट आंकलन कार्यपत्रक 8 लेकर आए हैं और इसकी डेट है 29 नवंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, इसमें आपकी जो किताब है इतिहास हमारा अतीत, उसका पाठ 9 से संबंधित पूरा आपका असेसमेंट वर्कशीट आया है। ठीक है, तो हमने इसी से संबंधित पिछली वर्कशीट भी की हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहले ये पढ़ना है कि 1870 और 80 के दशक में निम्न ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। मतलब भारत के लोगों के पास अब हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उस जगह अंग्रेज लोग रख सकते थे। ठीक है, उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करवाया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत कहेगा, ब्रिटिश शासन का विरोध करेगा, तो जिसने भी वो जो छापा होगा न्यूज़पेपर में सब कुछ, उसकी पूरी संपत्ति क्या है, छीन ली जाएगी उससे। ठीक है, और उसका जो पूरा प्रिंटिंग प्रेस है वो सब कुछ बंद करवा दिया जाएगा। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। मतलब ये जो इल्बर्टी बिल था, इसका उद्देश्य था कि भारत के जज और ब्रिटेन के जज दोनों के बीच में कोई अंतर ना रहे। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटिश जज भारतीयों के ऊपर शासन करते हैं, उसी तरीके से भारतीय जज भी ब्रिटिशों के ऊपर या यूरोपीय व्यक्तियों के ऊपर कोई भी जो है फैसला ले सकते थे। लेकिन इसका बहुत विरोध होता है, क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वो कहते थे कि हम कभी भी एक भारतीय के द्वारा दिए हुए डिसीजन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात को लेकर जो है बहुत हंगामा हुआ था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस बिल को भी वापस ले लिया था। ठीक है, जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैया का पता चल गया। अब जैसे ये बिल वापस लिया तो लोगों को पता लग गया, भारतीय लोगों को, कि ये जो सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार अच्छी नहीं है, ये भेदभाव वाली सरकार है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1878। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत की अंग्रेज सरकार प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी? कौन सा था वो? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, 1878 में पास हुआ था, और इसमें सरकार ने कहा था कि जो भी हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लेंगे। ठीक है, इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी, ये बिल्कुल नहीं। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखने पर प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त करना, ये भी नहीं। भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच समानता बनाए रखना, ये था इल्बर्टी बिल का उद्देश्य, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो 1878। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है आपको। ठीक है, आगे जो है आपका रिटर्न क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस बात ने प्रेरित किया? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए, ये रहा, भारतीयों को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण व असमानता भरे भेदभावपूर्ण व्यवहार ने प्रेरित किया। इल्बर्ट बिल के वापस ले जाने के बाद तो यह प्रतिरोध खुलकर सामने आ गया। मतलब इल्बर्ट बिल के वापस ले जाने के बाद भारतीय लोगों को इतना पता लगा कि ये सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है, भेदभावपूर्ण सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और स्टार्टिंग में इसमें 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो उसके मुख्य कार्यकर्ता थे, जो लीड कर रहे थे इस सभा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्यम मार्गी दृष्टिकोण वाला क्यों कहा गया है? तो देखो, हमने ये क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में भी करवाया था कि कांग्रेस के आरंभिक कार्य करने के तौर तरीकों के कारण उसे मध्यम मार्गी कहा गया है। ठीक है, मतलब सरकार जो कांग्रेस है उसके काम बहुत ही हल्के थे, ना तो वो सरकार का विरोध करती थी, और विरोध भी करती थी तो बहुत ही शांतिपूर्वक, मतलब आंदोलन वगैरह नहीं करती थी, बस न्यूज़पेपर में लिख के छापती थी। तो ऐसा करने से कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल नहीं रहे थे। ठीक है,
तभी आगे जाके कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता था। मध्यम मार्गी होता है जो बीच का रास्ता अपना लेता है, ना लड़ता है ना चुप बैठता है, बस बीच का रास्ता करके जो है अपना हल्का हल्का जो है अपनी बात पेश करता है, तो वो ही रास्ता था उसका। और फिर दूसरी बात, आरंभिक दौर में कांग्रेस में ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। मध्यम मतलब मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है। और वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके जैसे कि अखबार में लेख लिखकर और भाषण में सरकार की आलोचना कर कर जो है जताते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 की क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की कौन कौन सी राजनीतिक मांगे थी। तो कौन कौन सी थी? प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की निम्नलिखित राजनीतिक मांगे थी। विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग राजनीति से जुड़ पाएँ। परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ परिषद का गठन। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में करवाए जाने की मांग। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करवाए जाने की मांग। आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के अधिकार की मांग। ये सब उनकी मांग थी, राजनीतिक मांगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मध्यम मार्गी कांग्रेस ने आर्थिक मांगे क्यों रखी जबकि वो तो एक राजनीतिक संस्था थी। तो देखो, कांग्रेस थी तो एक राजनीतिक संस्था, लेकिन काम क्या था उसका? देखो, हालांकि कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था थी, परंतु उसका उद्देश्य संपूर्ण भारतवासियों व देश का विकास करना था। इसीलिए उसके कार्यों में राजनीतिक मांगों के साथ साथ आर्थिक मांगे भी थी, क्योंकि विकास करने के लिए सिर्फ राजनीतिक विकास थोड़ी करना होता है, आर्थिक विकास भी तो करना होता है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनाए गए तरीकों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो कौन कौन से तरीके थे जिसके द्वारा कांग्रेस अपनी मांग को प्रकट करती थी? तो आरंभिक वर्षों में अपनी मांग को रखने के लिए कांग्रेस ने अखबार में लेख लिखकर तथा भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके और प्रतिनिधियों के प्रयास से जनमत निर्माण द्वारा प्रयास करके तथा आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। आवेदन मतलब लेटर लिख लिख के, ठीक है। और प्रतिनिधियों का प्रयास करके जनमत निर्माण का मतलब होता है कि अपने एक एक नेता को इकट्ठा कर दिया, नेता को खड़ा कर दिया और बोला कि तुम जो है इस मांग को पेश करो और अपने समर्थन में जो है एक गांव का एक पूरा दल उठा के ले आओ। तो वो नेता जाता था भारत के अलग अलग गांव में, बोलता था कि अंग्रेज सरकार हमारे खिलाफ ये कर रही है, तो आओ हम लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ, सरकार के लिए अपनी सरकार के सामने अपनी मांग को पेश करते हैं। तो ये होता है प्रतिनिधियों के प्रयास से जनमत का निर्माण करना। जनमत मतलब जनता को इकट्ठा करना, ठीक है। तो बस ये आपका वर्कशीट इतना ही था, असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।